हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपकी एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिल ही जाएंगे। तो पूरी क्लास को बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही थम के देखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और जितने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, उन सब पॉइंटों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिर्फ क्लास पे आप लोग फोकस करिए और एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया? तो भैया ये कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनाया गया। और ध्यान से मेरी बात समझना, ये इसरो के वैज्ञानिक थे। किसके? ध्यान से मेरी बात को समझना। जो आपके कस्तूरी रंगन जी हैं, ये किसके वैज्ञानिक थे? तो ये इसरो के वैज्ञानिक थे। और कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ये इसरो के वैज्ञानिक थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। उसके साथ साथ इन्हें पद्म विभूषण से भी एक तरीके से भैया सम्मानित किया गया था। तो बच्चे इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। और इसरो का पूरा नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को। ठीक है, आइए अब हम लोग नीचे चलते एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। और ये आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी या फिर कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रारूप के रूप में कब ये प्रस्तुत किए केंद्र सरकार के सामने? तो 31 मई 2019 को। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार को कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कब प्रस्तुत किया था उसके सामने? तो 31 मई 2019 को। और भैया आपकी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार इसे पूरे देश में लागू करने के लिए कब घोषित की गई? तो 29 जुलाई 2020 को। तो यहां पे दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में, वो अपनी कमेटी अपनी रिपोर्ट कब प्रदर्शित की? तो 31 मई 2019 को केंद्र सरकार को सौंप दी। और केंद्र सरकार इसे पूर्ण रूप से लागू कब की? तो 29 जुलाई 2020 को उन्होंने भैया इसको लागू कर दिया। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और एक बार जितने बच्चे कमेंट किए हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसरो का पूरा नाम ही होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, यानी हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम होता है बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और इसी के ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित पुरस्कृत किया जा चुका है। और इनकी अध्यक्षता में आपकी एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई थी। और इसकी सबसे मुख्य बदलाव इसमें क्या किया गया था? जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अभी तक मैंने आपको 3 फैक्ट बताए हैं। सबसे पहले जो आपकी एनईपी है 2020, इसके भैया अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। ये इसरो के वैज्ञानिक थे और पद्म विभूषण से ये सम्मानित थे। और ये अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को कब सौंपे थे? तो 31 मई 2019 को। और केंद्र सरकार इसे लागू कब की थी? तो 29 जुलाई 2020 को। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय बदलकर कर दिया गया था नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझेंगे। अब हम लोग इसके उद्देश्य, इसके एम की बात करेंगे। यहां से एक एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझिए। ये आपके सीटेट एग्जाम में जो आपके ऑप्शन दिखते हैं क्वेश्चन के, एक एक ऑप्शन की हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। और जितने भी यहां पे ऑप्शन देखेंगे सब पॉजिटिव आंसर होंगे। तो एक एक पॉइंट को बच्चे यहां से समझिए और अपना पूरा ध्यान इस क्लास पे लगाइए। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट उद्देश्य की बात करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये जो आपकी 1986 में जो आई थी, जो आपकी 1986 में आई थी, उसके बाद 2020 है। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी हुई ना, इसे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। और ये लगभग बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, आइए सबसे पहले इसके उद्देश्य की बात करते हैं बच्चे।
तो छात्रों की विशिष्ट क्षमता को स्वीकार करना या फिर उसे स्वीकृति देना। आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, या फिर कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वे कहती है कि सभी बालक एक जैसे नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं, और सभी बालकों के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी सभी बालकों में जो अपना अपना विशिष्टता का गुण है उसे हमें अडॉप्ट करिए, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए क्लियर पॉइंट कि भैया जितने भी बालक हैं उनके अंदर जो भी विशिष्ट क्षमताएं हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट, उन्हें हमें स्वीकृति देना चाहिए। ये पॉइंट भैया कहती आपकी एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, आइए अभी मैं आपको ये पैटर्न भी बताऊंगा, 5+3+3+4 ये पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। पहले जो समझा रहा हूं समझिए। ठीक, आइए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, ऐसा नहीं कि कोई चीज स्किप किया जाएगा। पहले क्लास में फोकस करिए, छात्रों में विशिष्ट क्षमता की पहचान कर उसे विकसित करिए। यदि मान लीजिए कोई एक बालक है, अगर बहुत अच्छा वो क्रिकेटर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता भैया, उसकी क्षमता को पहचानिए। बहुत ज्यादा फुटबॉलर बनना चाहता है, बहुत ज्यादा हॉकी मैन बनना चाहता है, उसकी क्षमता को पहचानिए, उसे उस प्रकार विकसित करिए। और ये आपके विद्यालय वालों का कार्य है। इसका विद्यालय वालों का ये कार्य है कि उसकी जो भी स्पेशल उसका पावर है उसको पहचानिए, उसको डेवलप करिए। ये कहती आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, 2020 इसके बारे में जानते रहिएगा। आपकी सीटेट एग्जाम में अगर पूछ दे कि नई शिक्षा नीति या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग क्या बालकों में उनकी विशिष्ट क्षमता की पहचान करनी चाहिए? यस, नई एजुकेशन पॉलिसी कहती बालक के अंदर जो भी विशिष्ट क्षमता है उसकी पहचान करिए, उसे डेवलप करिए। तो दो पॉइंट यहां पे क्लियर हुई कि जो भी बालक के अंदर विशिष्ट क्षमता है उसे स्वीकार करिए और उसको विकसित करिए, उसे आप एक तरीके से डेवलप करिए। दो पॉइंट यहां पे बच्चे क्लियर होती, एक एक पॉइंट को समझिए। छात्रों में जो भी अवधारणा यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग, रचनात्मक, क्रिएटिविटी, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग को विकसित करिए। बालक को भैया आप रटाइए मत, बालक को आप रटाइए मत, बिल्कुल भी नहीं, कट इसको करो। बालक के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दीजिए, बालक को कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करिए, तार्किक सोच के लिए उसे विकसित करिए। ये आपका एक तरीके से आपका दायित्व है। ये कहती आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में इतना जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए मल्टी लैंग्वेजम यानी बहुभाषिकता को अध्ययन अध्यापन के कार्य में बहुभाषा जो मल्टी लैंग्वेज है उसकी शक्ति को प्रोत्साहित करिए। यानी अगर आपकी क्लास जो है बहुभाषिकता से भरी हुई है, यानी एक से ज्यादा भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं, बालक है छोटे छोटे, तो उनकी बहुभाषिकता को एक्सेप्ट करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, बढ़ बढ़कर उसमें हिस्सा लीजिए। तो ये कहती आपकी भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक एक फैक्ट को मैं यहां पे बता रहा हूं, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर बल, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन तथा समेकन विधि पर बल दीजिए। यानी सभी बच्चों को साथ बैठा के पढ़ाइए। समेकन विधि, समावेशी, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं, ना ही आर्थिक ना ही सामाजिक, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं। सतत मूल्यांकन यानी क्लास चलती रहे, बीच बीच में बालक का एक इवैल्यूएशन असेसमेंट करते रहो, सतत मूल्यांकन करते रहिए। ये कहती आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। एक एक फैक्ट यहां पे बताया जा रहा है, तो पूरी क्लास को थम के देख लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही क्लास में बताया जाता है। ठीक है, चलिए शिक्षा में तकनीकी उपयोग पर बल। अच्छा ये बताओ, जब तकनीकी उपयोग पर बल दोगे यानी आप तरह तरह के बच्चों को चित्र दिखाओगे, क्या दिखाओगे? चित्र दिखाओगे, तरह तरह के बच्चों को आप एक तरीके से डायग्राम दिखाओगे, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जागेगा, बच्चों के अंदर रुचि जागेगी, तो बच्चे उसमें और बेहतर रूप से सीखेंगे। तो तकनीकी यानी आप भैया टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दीजिए, ये कहती है शिक्षा नीति। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को चलते हैं। जीवन कौशल को डेवलप करिए, यानी जीवन कौशल को विकसित करना जिससे व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का विकास हो पाए। और जीवन कौशल है कौन? आपसी संवाद के सहयोग दीजिए, यानी बालक को आपस में चर्चा, सामूहिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, ताकि वो उनके अंदर यूनिटी डेवलप हो, एकता डेवलप हो। ठीक है, तो जीवन कौशल पर जोर देना भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पे जोर देती है। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहेगा। व्यवसायिक व तकनीकी कौशल विकसित करना, बालकों के अंदर जो है कि वोकेशनल एजुकेशन दीजिए, तकनीकी कौशल विकसित करिए, ताकि बालक कोई चीज का निर्माण खुद से कर पाए, ताकि भारत भैया एक वैज्ञानिक क्षेत्र की ओर बढ़ पाए।
तो व्यावसायिक व तकनीकी कौशल का विकास करना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा, योग, खेल कूद पर आप बल दीजिए। बालकों को शुरू में ही आप खेल कूद करवाइए, योग करवाइए, ध्यान करवाइए, शारीरिक शिक्षा दीजिए। इतना ये सब बारे में आप लोग जानते रहिएगा। उसके साथ साथ 2022 तक नए पाठ्यक्रम तैयार कर लेना। आप जो भी बालकों को पढ़ा रहे हो, ये जो एक तरीके से ये शैक्षणिक संरचना थी, एजुकेशनल स्ट्रक्चर था 5+3+3+4, तो इसको एक तरीके से इसके अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार कर लीजिए 2022 तक। अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया पूरे पूरे जितने भी भारत में राज्य हैं, लेकिन फिर भी कई राज्य तरीके से लागू कर दिए अपने यहां। तो 2022 तक नए पाठ्यक्रम तैयार करना, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। अब अगले पॉइंट को समझिए। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन करना, गुणवत्ता को बढ़ाना, छात्रों में वैज्ञानिक सोच, डिजिटल स्किल विकसित करना, डिजिटल कौशल विकसित करना, तकनीकी कौशल विकसित करना। शिक्षा को किसी भी आधार पे किसी बालक को वंचित नहीं रखा जाएगा। सार्वभौमिकरण करिए, उसका गुणवत्ता को बढ़ाइए, वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए। ये कहती आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी, या फिर कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। बालक की सोच को और डेवलप करिए, तरह तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, एआई का प्रयोग करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करिए। यह कहता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। उसके बाद छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर जो छात्र घर से बाहर जाने में असमर्थ है, उनको घर पे ही बैठे बैठे एजुकेशन दीजिए। क्योंकि ध्यान से मेरी बात समझना, आपकी भैया, चाहे आपका एनसीएफ हुआ, चाहे आपका आरटी हुआ, चाहे आपका आरटी, चाहे आप अभी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये सब कहती है कि अगर देश को आगे ले जाना है, कंट्री को आगे ले जाना है, तो बिना एजुकेशन के आगे ले जाया ही नहीं जा सकता। कोई एक ऐसा व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए पूरे देश में जो अशिक्षित हो, अपने आप को अशिक्षित कहे। सभी बच्चों को पढ़ाई करवाइए, सभी बच्चों को एजुकेट करवाइए। तो जो बच्चे घर से बाहर जाने में असमर्थ है, उनको भी ऑनलाइन माध्यम से एजुकेशन दीजिए, उनको शिक्षा प्रोवाइड करिए। ये कहता आपका एनईपी 2020। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं एनईपी 2020 एजुकेशनल स्ट्रक्चर यानी शैक्षणिक संरचना। तो आप सबको पता है, इसके पहले आपका 10+2 था, लेकिन अब इसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। आइए अब एक एक हम लोग शैक्षणिक संरचना को समझते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज को समझते हैं, जिसे कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। जिसे क्या कहा जाता है बच्चे? तो फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। एक एक पॉइंट को मेरी बात यहां से समझना, इसे एक तरीके से आप ध्यान से मेरी बात समझना। इसकी टोटल एज कितनी होती है? तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक, और टोटल निकालेंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो आती है वो फाउंडेशन स्टेज। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होता, तो ध्यान से मेरी बात समझना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो ध्यान से मेरी बात याद करना। देखिए 5 है, उसके बाद इधर कर लीजिए 4, और ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कौन आएगा? तो आप कहोगे सर 3 आएगा। ठीक, अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लेना। यानी आप कह सकते हो 3 3, 4 और 5 हो गया, यानी 4 और 5 के बीच में कौन आएगा? तो हम कहेंगे सर 3 आएगा। ठीक है, इतना इसके बारे में जान लेना। अपना आप भी इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर 4.5 आएगा, 4.5 यहाँ पे नहीं आएगा। मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं। 3 और 4 और 5 उसके बीच में कौन आ जाएगा? हम कहेंगे 3 आ जाएगा। तो अपने हिसाब में इसको याद कर लेना। अब मैं इतना इस पे डिस्कस कर दिया हूं, आपको वैसे याद हो जाएगा, कुछ भी ट्रिक बताने की आवश्यकता होगी ही नहीं। ठीक है, तो शैक्षिक संरचना 5 + 3 + 3 + 4, सिंपल सा फंडा। 53 34 ऐसे याद कर लीजिए। मान लीजिए पासवर्ड है ये, नई शिक्षा नीति का पासवर्ड क्या है? चलिए मैं आपको याद करा दूं ट्रिक से। अगर आपके दिमाग में आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके फोन का लॉक है, तो लॉक खोलने के लिए कोई पासवर्ड डालते हैं। तो नई शिक्षा नीति का पासवर्ड क्या है? 53 34। क्या है? 53 34। नई शिक्षा नीति का पासवर्ड क्या है? 53 34। अब कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज की, जिसे हम लोग कहते हैं कि मूलभूत चरण। क्या कहते हैं? मूलभूत चरण, इसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज।
इसमें भैया 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के बालक सम्मिलित होते हैं। इसमें 3 वर्ष तक की जो स्कूली शिक्षा होती है उसे प्री स्कूल भी कहते हैं, और फिर 1 से 2 तक हमें शिक्षा देनी होती है। यानी 1 और 2 की जो कक्षाएं होती हैं वो तो इसके अंतर्गत आती है, लेकिन उसके पहले हमें प्री स्कूलिंग बिना किसी कैरिकुलम, बिना किसी पाठ्य पुस्तक के सिर्फ बालक को खेल कूद कराइए, बालक को सिर्फ स्कूल जाने के लिए रेगुलर आप बेस पे तैयार कर दीजिए, तो ये प्री स्कूल है, यानी स्कूल से पहले की एज। तो 3 वर्ष तक बालक को सिर्फ ये कराइए कि उसे सिर्फ और सिर्फ बिना किसी पाठ्य पुस्तक के सिर्फ खेल कूद करवाइए, और कक्षा 1-2 में उसे थोड़ी बहुत शिक्षा दीजिए। तो ये फाउंडेशन स्टेज है, ये 3 से लेके 5 एज तक होती है, यानी 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक होती है बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। इन्हें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि बच्चे तुम घर से ये कार्य करके लाना, नहीं। लर्निंग विदाउट बर्डन, एनसीएफ याद आया ना, एनसीएफ मैं आपको बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, गृह कार्य दो ही मत। इस अवस्था में बहुभाषा कौशल के विकास पर बल दीजिए, बालक को एक से ज्यादा लैंग्वेज सिखाइए, बहुभाषा स्किल पे जोर दीजिए। तो यह है आपका फाउंडेशन स्टेज। ठीक है बच्चे, इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है हम कहते हैं कि ये 3 से लेके 5 वर्ष तक होती है। इसमें कोई भी गृह कार्य वगैरह नहीं दिया जाता है, इसे प्री स्कूल भी आप कह सकते हो। इतना इसके बारे में बच्चे आप सभी लोग जानते रहिएगा। उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज, इसे कहते हैं प्रारंभिक चरण। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक चरण। ठीक है, प्रारंभिक चरण की जो एज कितनी होती है, 8 से लेके 11, लगभग 3 वर्ष तक। इसमें बालक 8 से लेके 11 साल तक बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, जो कक्षा 3 और 5 के स्टूडेंट होंगे, यानी 3, 4 और 5 के छात्र होंगे। ठीक है, इन्हें प्रारंभिक चरण के अंतर्गत आता है। इसमें बहुभाषा कौशल, संख्यात्मक कौशल पे बल दिया जाएगा। बच्चों को सबसे पहले एबीसीडी संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी, लैंग्वेज स्किल के बारे में बताया जाएगा। ये आपका हो गया प्रीपेटरी स्टेज, यानी 8 से लेके 11 वर्ष तक। उसके बाद मिडिल स्टेज, यानी हम कहते हैं मध्य चरण। इसमें कौन कौन से बालक सम्मिलित होंगे, तो 12, 13 और 14 वर्ष के, लगभग 3 वर्ष। इस कक्षा में 6 से लेके 8 वर्ष तक, यानी कक्षा 6 से लेके 8 तक के बालक सम्मिलित होंगे। उन्हें कोडिंग भी सिखाना शुरू किया जाएगा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी दिया जाएगा। इसमें तकनीकी कौशल के साथ व्यवसायिक कौशल विकसित किया जाएगा। इन्हें व्यवसायिक इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे ताकि वो व्यवसायिक स्किल सीख पाए। ये मिडिल स्टेज वाली हो जाती है। इसमें यानी क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चे आते हैं। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। इन्हें बागवानी, उसके बाद बिजली के काम, लकड़ी के काम, अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे ताकि वो कोई ना कोई व्यवसायिक स्किल सीखें पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, ये हो गया मिडिल स्टेज। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। इनमें 1 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा उन्हें करने के लिए, ताकि वो घर पे जाके फ्री ऐसे ना घूमे यहाँ वहां। 1 घंटे का गृह कार्य भी उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टेज की, यानी कह सकते हैं माध्यमिक चरण की बात कर लेते हैं। इसमें हम कह सकते हैं 14 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे, और लगभग 4 वर्ष इसमें कुल एक तरीके से इसमें इंक्लूड रहता है। और इसमें 9 से लेके 12 तक के छात्र सम्मिलित होते हैं, यानी कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चे इसमें रहते हैं। वैकल्पिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, मनपसंद विषय चुन सकते हैं, आवश्यकता अनुरूप कौशल का विकास किया जाएगा। यानी बालक इसमें, अगर कोई बालक भैया आर्ट से पढ़ना चाहता है तो आर्ट से पढ़े, कोई साइंस से पढ़ना चाहता है साइंस पढ़े, यानी वैकल्पिक विषय इसमें शुरुआत हो जाती है। कोई होम साइंस लेना चाहे होम साइंस दो उसे, आवश्यकता अनुसार उसकी मनपसंद, उसकी इच्छा अनुसार उसे पढ़ाइए। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब इसका एक बार मैं रिवीजन भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक आध पॉइंट आप मिस करोगे। अब जितना मैं ऊपर पढ़ाया हूं सबका निष्कर्ष यहां पे बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। नई शिक्षा नीति 2020 छात्रों में बहुभाषा कौशल, एक एक ऑप्शन है ये, एक एक। दूसरा ऑप्शन बालकों के अंदर संख्या कौशल, तीसरा ऑप्शन डिजिटल कौशल को विकसित करना, चौथा ऑप्शन संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, चौथा ऑप्शन विषय की समझ, पांचवा ऑप्शन सृजनात्मकता, उसके बाद आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक योग्यता विकसित करना। ये सब ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पे जोर देती है बच्चे? बहुभाषा पे, संख्या कौशल पे, डिजिटल कौशल पे, कॉन्सेप्ट पे, यानी किसी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करना,
ठीक है, उसके साथ विषय की समझ, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, तकनीकी योग्यता विकसित करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करती है। बालकों में इस प्रकार का दृष्टिकोण डेवलप हो, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, ये शिक्षा नीति इस पर जोर देती है। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब एक की पॉइंट जान लीजिए, एनईपी 2020 के तहत लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चे जो मुख्य धारा से एक तरीके से पिछड़ गए हैं, उनको पुनः शिक्षा में वापस लाया जाए। एक तरीके 2 करोड़ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फिर से स्कूल के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ये भी इतना जानते रहिएगा, 2 करोड़ यहाँ पे जानते रहिएगा, 2 करोड़ यहाँ पे जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा एनईपी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन थी। अभी एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, उसके पहले द परफेक्ट स्टडी पे है तो भैया आप जुड़ वगैरह जाइए। पूरी क्लास हम लोग कवर कर लिए। एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप लोग क्या करिएगा, द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, यानी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा। आपको आप देखेंगे सीटेट की बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी, जितनी क्लास है उसको कवर कर डालिएगा और लगातार आप शाम को 7 बजे आपकी क्लास होगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको एग्जाम तक कवर कराते रहूंगा और थोड़ा बहुत आप भी अपना एफर्ट लगाइए रहिए। मैं फिर बता देता हूं, सीटेट क्वालिफाई करने का 2 ही की है। एक तो भैया आप जो कि प्रीवियस ईयर लगाते रहो और साथ में आप प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम लगे, कोई कंफ्यूजन लगे तो 9005587371 पे आप कांटेक्ट करके कोई भी अपने क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके। मैं उसको पूरा आपका एक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा जब भी हमें समय मिलेगी। और सीटेट का कंप्लीट नोट्स के लिए भी आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लेना। 199 टोटल, 199 में आपको टोटल सब्जेक्ट मिलेंगे, बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स होंगे, तो आप अच्छे से तैयारी और करते रहिए। ठीक है बच्चे, एक बार हम लोग पूरी क्लास को और समझ लेते हैं। ये आपको अगर याद ना हो, ये आपको अगर एनईपी का स्ट्रक्चर याद ना हो कि एक तरीके से एजुकेशनल स्ट्रक्चर यानी शैक्षणिक संरचना याद ना हो, तो सिर्फ इतना मेरी बात याद रखना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पासवर्ड क्या है। तो हिमांशु सर ने बताया था भैया 5334। क्या 5334 पासवर्ड क्या है? 5334 इसका पासवर्ड है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और इसे कह सकते हैं 3, 4 और 5, यानी 3 को है 3, 4 और 5, और इस तरीके से कह सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं 5 है और इसको कह सकते हैं कि 3 भैया कितने बार है, तो 3 आपका एक तरीके से कह सकते हैं 2 बार है और 4 है। तो जैसे अपने ट्रिक के अनुसार इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि एनईपी 2020 का पासवर्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं 5334। और ध्यान से मेरी बात समझना, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो भैया डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, और ये इसरो के वैज्ञानिक थे। और मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मैं अभी आपको बताया था इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और इनकी जो अध्यक्षता में जो कमेटी तैयार की गई थी, वो अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 31 मई 2019 को। और ये भारत सरकार इसे एक तरीके से स्वीकृत कब की, यानी भारत सरकार इसे लागू कब किया, तो 29 जुलाई 2020 को इसे घोषित किया गया। और इसमें बताया गया जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, तो शिक्षा मंत्रालय, इसका पहला नाम क्या था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, आइए इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। इसका उद्देश्य एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, द परफेक्ट स्टडी। ठीक है, द परफेक्ट स्टडी है, सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चे। ठीक है, चलिए अब जो जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर आप सभी दोस्त यार भाई बहन लगाते रहिए और बेहतर स्कोर करिए। अपना मम्मी पापा का नाम साथ साथ द परफेक्ट स्टडी का नाम भी रोशन करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सभी दोस्त यार भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।